सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संसद में उठाया टीईटी अनिवार्य पर पुनर्विचार करने का मुद्दा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के निर्णय के अनुसार देश के सभी सांसदों को टीईटी अनिवार्य संबंधी जो आदेश पारित किया गया था उसके संबंध में पुनर्विचार और विधायी हस्तक्षेप किए जाने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रमुखता से उठाने की मांग की थी, जिसको लेकर सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार दोपहर 2 बजे शीतकालीन सत्र के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और संसद के सामने रखा। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बैलेंस के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद मान्यवर। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे संसद, प्रदूषण के खिलाफ सरकार को घेरा। सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बुधवार दोपहर 3 बजे विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी के अरावली को खत्म करने की साजिश वाले लेख का समर्थन किया। इमरान मसूद ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बदतर होने वाली है। सोनिया गांधी ने सही मुद्दा उठाया है कि अरावली को खत्म करने की साजिश चल रही है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर बरपेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। देखिए, मैडम गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि अरावली हिल्स को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, अगर अरावली हिल्स को तबाह कर देंगे तो बचेगा कि नहीं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। ये स्थिति जो अटेम्प्ट किए हैं वो काफी नहीं है या आपको लग रहा है वो किए ही नहीं है? नहीं, देखिए, अभी तो किए हुए होते तो कहीं ना कहीं AQI डाउन आता। अभी तो डाउन आया नहीं। अभी तो रात को मैं सो रहा था, मुझे रात को सोते हुए ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई। मैं हालांकि विंडो खोलकर सोता हूं लेकिन फिर भी हुई प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमारे आदत ना हो, दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में थोड़ी सी आदत हो गई हो। लेकिन आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को कि आप ये सिलेंडर लेकर आए हैं, तो इससे क्या प्रदर्शन आप चाहते हैं? मैं तो वो सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखता हूँ साथ। अच्छा। हाँ, अब क्या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कम से कम साथ तो रहे। तो सोनिया जी लाके क्या संदेश देना चाहे? तो संसद में क्या 7-8 घंटे नहीं बैठूंगा मैं? संसद में 7-8 घंटे बैठा हूँ, एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो साथ तो रहे ना। तो मुझे रात भी सांस आने में दिक्कत हो रही थी। एक गंभीर बात है कि आप इस बात की भी मांग करेंगे कि यहाँ पे AQI मीटर लगे और AQI यहाँ चेक किया जाए रियल टाइम। ये लगाएंगे नहीं, आप मांग करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, लगाएंगे नहीं।
चूंकि सब कुछ पता चल जाएगा ना, कुछ लगाएगा कौन, लगाएंगे नहीं। और सोनिया जी के जो आर्टिकल पे क्या कहेंगे, जो उन्होंने एक बड़ी बात उठाई आर्टिकल, आपने हालांकि आपने पहले कहा, लेकिन अब क्या कुछ देखिए, मैडम ने तो लिखा है कि 34,000 से ज्यादा डेथ जो अनुमानित हैं अगले 10 साल के अंदर एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में हो जाएंगी। और दिल्ली के अंदर लोगों की आयु जो है वो एवरेज 8 साल घट गई है, एवरेज 8 साल घट रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो किस तरह का स्टेप चाहते हैं आपके सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो इसका इलाज ग्रीनरी है, ग्रीनरी को बचाना चाहिए। जितना लगा हुआ है उससे कहीं ज्यादा ग्रीनरी की जरूरत है। जो लगातार आप कंक्रीट के जंगल बना के आपने दिल्ली के चारों तरफ खड़े कर दिए, उन्होंने हवाओं को जहरीला कर दिया है। वार्ड 43 पार्षद मंसूर बदर द्वारा विशाल मतदाता कैंप लगाया गया, लोगों एवं बीएलओ का किया गया शुक्रिया अदा। वार्ड 43 के पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर की अगुवाई में अंसारी चौक पर SIR के छूटे गणना पत्रों को जमा करवाने वाले मतदाता सूची के लिए विशाल मतदाता कैंप लगाया गया। पार्षद मंसूर बदर ने गुरुवार शाम 4 बजे BLO एवं लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पार्षद ने कहा कि सूचियों को राशन डिपो एवं मस्जिदों के बाहर चस्पा किया जाएगा। मैं इस वक्त अंसारी चौक मछेरा रोड पर हूँ और आप ये देखिए तमाम BLO साहब हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे चौहान साहब, पटवारी साहब और DPO साहब, ग्राम विकास अधिकारी साहब भी जो हमारे ARO यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों को लाने का मकसद यही है कि जो वोट आज, जो गणना पत्र आज तक कोई भी मतदाता लेने नहीं आया, उसकी सूची यहाँ पढ़ के सुनाई जा रही है तमाम पब्लिक के सामने। जो गणना पत्र लोगों ने अपने घर में रख लिए हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील है कि तुरंत उन गणना पत्र को जमा कराएं, जिससे अगर कोई करेक्शन हो इन लोगों को उन्हें ऑनलाइन भी करना है। आपके माध्यम से मेरी सिर्फ यही अपील है कि आज सुबह भी मैंने लगातार दरगाह शाहनूजी से मस्जिद से ऐलान कराया, मछेरान मस्जिद से ऐलान कराया, सराय शाहजी दीवानों वाली मस्जिद से ऐलान कराया, भैयाबाद मस्जिद से ऐलान कराया कि ये SIR का काम अब अंतिम चरण पे है। हमारे क्षेत्र में लगभग 80% काम हो चुका है। 20% के लोग या तो फॉर्म लेने नहीं आए या अपने पास रख के बैठे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके अपना गणना पत्र तुरंत अपने BLO को जमा कराएं। आपके बीच में ग्राम अधिकारी, हमारे ARO साथी हैं, हमारे चौहान साहब, पटवारी साहब भी हैं। कोई संशय, कोई चीज हो, आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं। भाई देखिए, बस मैं केवल आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाम पढ़े जा रहे हैं जो लोग अपना गणना प्रपत्र नहीं ले गए। अगर उनमें से आपको पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो आप उनको सूचित कर दीजिए, उनको बता दीजिए, वो BLO के माध्यम से उनको गणना प्रपत्र पहुँचा दिया जाए, वो भर करके दे दें। दूसरी ऐसी सूची है जिसमें कि जो लोग गणना प्रपत्र ले गए हैं उन्होंने भर के रख लिया है, अभी दिया नहीं है। अगर वो देंगे नहीं तो वो ऑनलाइन डिस्चार्ज किया जाना है, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में आने से रह जाएगा। अतः उन सभी लोगों से अपील है आप लोगों के माध्यम से, वो लोग आज या कल हद से हद वो लोग अपना गणना पत्र दे गए हैं भर करके दे दें यहाँ पे, और जो लोगों ने अपना गणना पत्र प्राप्त नहीं किया वो आ करके यहाँ पे प्राप्त कर लें, या बता दें BLO उनको दे देंगे, वो भर करके दे दें, जिससे कि नाम सबका मतदाता सूची में शामिल हो जाए। ये देखो, वो लोग हैं जो फार्म तो ले रहे हैं लेकिन देने नहीं आए। 121 नंबर बूथ पे, 121 नंबर बूथ, सैयद इस्लामुद्दीन सैयद खलील। अच्छा, ये पीर की खलील साहब का लड़का है। चुप रहिए। अब्दुल कलाम यामीन। अच्छा ठीक है। फौजिया परवीन अमजद की ठीक है। जरीना बेगम मोहम्मद अली। अच्छा, बरकत अली। ये जरीना मोहम्मद अली। हाँ, बरकत अली मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद मोहम्मद अली, साइना सईद, अब्दुल रहीम सईद, हामिद हसन, शब्बीर अहमद, सबील अब्दुल हफीज, मोहम्मद जकी, हामिद हसन, सुहेल वाला है, सुहेल फ्रिज वाली गली है, हमीद हसन, अफसाना परवीन, मोहम्मद सोहेल, फरहान इरफान, रुबीना मजार हसन, यास्मीन मोहम्मद कय्याम, नसीमा जहीर हसन, उस्मान जहीर हसन, सलमा उस्मान, अलाउद्दीन इस्लामुद्दीन, उस्मा परवीन असलम। देखिए, ये 121 बूथ नंबर लिस्ट के नाम पड़े अभी सुपरवाइजर साहब ने। इसी तरह 123 के, 24 के और 116 के, 15 के,
12 के, इस तरह के सारे नाम हमारे पास मौजूद हैं। आपसे दरखास्त यही है कि अपना गणना पत्र तुरंत ले जाए, अगर जो नहीं लेके गया, अगर अपने पास घर पे है तो उसे तुरंत जमा करा दें। रईसा बेगम अब्दुल गफूर, नदीम अहमद अब्दुल गफूर, कलीम अहमद अब्दुल गफूर, गुलिस्ता बानो अब्दुल गफूर, सईदा नसरुद्दीन, ये मैं भरवा दूंगा, नजमुल आसमी, अल्लाह काउदुम, हमारे शहर में ये नहीं पकवा देंगे। घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री का आया फरमान तो सहारनपुर में बनने लगी लिस्ट, महापौर ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घुसपैठियों को रेड कारपेट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 निकायों को अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सहारनपुर नगर निगम हरकत में आया है और गुरुवार शाम 4 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने संबंधित जानकारी दी। महापौर ने कहा कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों के दस्तावेजों को बनाने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा। मेयर साहब, मुख्यमंत्री ने निकायों को कहा है कि भाई सूची बना लीजिए जो अवैध रूप से बांग्लादेश से घुसपैठिए रह रहे हैं आपके यहाँ पर, तो कब तक सूची बनेगी, और डिटेंशन सेंटर भी बनाने को कहा है तो उस पर कब तक अमल में लाया जाएगा? देखिए, इस प्रदेश के परम यशस्वी संत स्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन, शासन, लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश भर में जाना जाता है। कल आपको जानकारी होगी, एक राइट्स एक्टिविस्ट है रीता मनचंदा जी, उन्होंने एक पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से नकार दिया। साथ में यह भी कहा कि घुसपैठियों का इस देश की संपत्ति पर, संपदा पर कोई अधिकार नहीं है। वे संसाधनों को मिसयूज ना करें, संसाधनों पे एक तरह का डकैती जो डालते हैं वो ना डालें, उनको किसी तरह का रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया जा सकता। और उसी क्रम में मैं आप जानते हैं पूरे देश भर में एक बड़ा गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान चल रहा है। मतदाता इस देश का देवता स्वरूप है, भगवान स्वरूप है लोकतंत्र का, और उसके अधिकारों पे और लोग डकैती डालते हैं तो ये लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको हानि करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका अक्षरांश पालन किया जाएगा। कहीं पर किसी भी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा। निकाय को जिम्मेदारियां मिली, अगर निकाय को जो भी जिम्मेदारियां शासन प्रशासन के द्वारा मिलेगी, निकाय पूरी तन्मयता के साथ बड़े ही स्पष्ट मनोभाव से किसी भी नागरिक का अधिकार ना छीने, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नागरिकों को उनका सम्मान मिले, इस दृष्टि से निकाय काम करेगा। भारत के नागरिकों को इससे कोई किसी तरह का लोग बरगलाएंगे, बहकाएंगे, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका, भारत के नागरिकों का इस देश के संसाधनों पर अधिकार है, लेकिन आपको अगर अनुमान लगता हो, अब से लगभग 5-4 वर्ष पूर्व ऐसा डाटा आया था कि लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी देश भर में घुसपैठ किए हुए हैं। अब अनेक हजारों की संख्या में और शायद लाखों की संख्या में रोहिंग्या देश में घुसपैठ किए हुए हैं। अनेक ऐसे किस्से आते हैं जिससे राष्ट्र की सुरक्षा में उन लोगों के माध्यम से अवैध अनैतिक कार्य होते हैं, जमीनों पे कब्जा होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लगभग 3 या 4 वर्ष पूर्व इरिगेशन विभाग ने अपनी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रोहिंग्यियों से मुक्त कराई थी दिल्ली में, जिसको कोई एक फाउंडेशन, जकात फाउंडेशन चलाती थी, अगर आपको जानकारी पड़ती हो। और लोग धर्म की आड़ में धार्मिक मान्यताओं को भड़काकर इस तरह के कार्य करते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा तब है जब राष्ट्र में उस देश के नागरिक मतदान करें, उस देश के नागरिकों का अधिकार है यहाँ के संसाधनों पे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण, बीएलओ को दिए निर्देश, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में लाएं तेजी। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR 2026 कार्यक्रम के तहत बुधवार दोपहर 2 बजे विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ का सहयोग करने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान बीएलओ को निर्देशित किया कि वे प्राप्त होने वाले गणना प्रपत्रों को बिना विलंब डिजिटाइज करते रहें। साथ ही फॉर्म कलेक्शन में लगे कर्मचारियों को मतदाताओं का सहयोग करने और भरे हुए फॉर्म मतदान केंद्र पर जमा करने के लिए प्रेरित करने को कहा, ताकि कोई भी मतदाता अपना प्रपत्र जमा करने से न छूटे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं अपने फॉर्म भरकर तत्काल बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द डिजिटाइज किया जा सके।
उन्होंने अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करने का आह्वान करते हुए कहा कि यथासंभव तत्काल अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें, जिससे वह ऑनलाइन फीड कर सकें। फतेहपुर कलसिया मार्ग पर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत। फतेहपुर कलसिया मार्ग पर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन गुरुवार दोपहर 3 बजे किया गया, जिसमें बताया गया कि जल्दी ही स्कूल में बच्चों के मल्टीपल कैरियर बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नल अमरदीप ने कहा कि हम लोकल बच्चों के लिए एक ऐसा सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार करेंगे, पहले से लेकर 12वीं तक बच्चे को यहां से जाना नहीं पड़ेगा, और जब 12वीं के बाद हमारे स्कूल से जाएगा तो बच्चा मल्टीपल करियर के लिए तैयार होकर जाएगा। ओके, सभी को जय हिंद। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं हूं सेंट जोसेफ स्कूल छोटमलपुर, जिसको सेंट जोसेफ सहारनपुर कहते हैं, और मेरे साथ में हैं स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं शिशिर राणा जी, मेरे बाएं बैठी हैं कैप्टन निशा, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और बहुत एक्सपीरियंस स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है। उनके साथ में बैठे हैं मिस्टर मुकेश, जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं, एंड क्रिस्टोफर सर हैं स्कूल के प्रिंसिपल। हम यहाँ पर एक बहुत विशेष ओकेजन पर आए हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि एक बहुत छोटी जगह जो कि नॉन डिस्क्रिप्ट जगह कहा जाता है, जिसका नक्शे में कोई गूगल लोकेशन नहीं है, वहां पर क्या हम एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित कर सकते हैं। तो सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने में दो चीजें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक एकेडमिक लेयर चाहिए, टीम चाहिए जो कि वो कंटेंट डिलीवर करने के लिए तैयार हो। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते। शिशिर जी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा टीम मैं लेके आऊंगा, आप मेरे पास प्रोग्राम लेके आइए, और हम लोकल बच्चों के लिए एक ऐसा सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार करेंगे कि पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे को यहां से जाना नहीं पड़ेगा, और जब 12वीं के बाद हमारे स्कूल से जाता है तो बच्चा मल्टीपल करियर के लिए तैयार होकर जाएगा। कहने में बहुत आसान लगता है। आप सब जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, तो दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, कोटा है, देहरादून है, इस प्रकार की जगह पर लोग करियर की तलाश में भागते हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर एक क्षेत्र में। अगर हम यहीं पर एक ही जगह पर केवल डिफेंस इंस्टीट्यूट शुरू न करें, मैनेजमेंट, लॉ, जूनियर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट, जो कि आम व्यक्ति यदि आप बाहर जाएंगे स्कूल से, वो सोच नहीं सकता है कि इतना कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा, दो चीजें चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की जो टीम है वो ऑलरेडी मौजूद है, एक हमारी लेयर ऐड हो जाएगी। कैप्टन निशा मैडम आई है, तो ये सर का बहुत अच्छा शेषर जी का प्रोग्राम चल रहा है न्यू सैनिक स्कूल बनाने का। होता क्या, बच्चे आजकल बहुत भटकते हैं, पेरेंट्स भटकते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर जो कार्यक्रम करेंगे, हम 9th ऑनवर्ड्स कम से कम 7 डिफरेंट डोमेन्स में बच्चों को ऑप्शन देंगे। सभी की तैयारी नहीं कर सकता, नीट के साथ सीयूटी की तैयारी कर सकता है, जूनियर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है, इंजीनियरिंग के साथ एनडीए की तैयारी कर सकता है। तो एक एग्जाम के बदले 2 या 3 अगर ऑप्शन देंगे, उसी पैसे में तो वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि देश के सभी भागों से लोग यहां आए, जिससे इस संस्था को जो फाइनेंशियल अपग्रेड मिलना चाहिए वो मिलेगा। संस्था को बाहर से पैसे से फाइनेंशियल अपग्रेड मिलेगा, तो जो लोकल स्टूडेंट है उसको हम बहुत लो टिकट में, कम बजट में वही सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो किसी स्कूल के वहां होने से जो लोकल व्यक्ति को है बहुत अपग्रेड मिलेगा, और पेरेंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। एक जगह पर आएंगे तो सारे करियर ऑप्शंस आपको एक जगह पर, सही गाइडेंस और ट्रांसपेरेंट एक कंडक्ट मिलेगा। जी, मैं जो मेरा परिचय है, मैं एक एकेडमी मेरी चलाता हूं, द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, इसको वेदा कहते हैं। वेदा गुरुकुल का ये पहला ब्रांच है। आगे मैंने बताया शेषर जी को कि हम 3 साल 4 साल में 2, 3, 4 जितनी जगह सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उससे फायदा क्या है, लोकल बच्चे को बाहर नहीं भागना पड़ता। आप कहीं भी बाहर जाएंगे, 2 लाख रुपए साल के आप हॉस्टल के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऐड करिए, और उसमें भी आपकी देखरेख में बच्चा नहीं है, उसके बिगड़ने के चांसेस घर से बाहर रह के बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि 15 से 18 साल की एज जो है काफी सेंसिटिव एज है। उस स्थिति को देखते हुए यहां पर इस इलाके में ये जो स्कूल है स्टैंड आउट करेगा विद इन 1 ईयर। रिजल्ट है, आप देखेंगे, अपने आप वो आएंगे। अब क्या है, अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, हम पहले इसी में कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। शेषर जी से बात हुई कि सर जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, वर्टिकल एक्सपेंशन दोनों के पास स्कोप है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा फुटफॉल मिलेगा, तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्च में एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मेंटरिंग स्टूडेंट यहीं के ही प्राप्त कर सकते हैं। रहमत को डर का लहजा देना, मां की तरबियत में उभरती खराबी, देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक
देश के चर्चित प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक बार फिर बच्चों की तालीम और तरबियत से जुड़ी लापरवाहियों पर गहरी चिंता का इजहार करते हुए एक अहम वीडियो बयान बुधवार सुबह 11:30 बजे जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों की परवरिश में ऐसी कमजोरियां दिखाई दे रही हैं जो आगे चलकर उनके अखलाक, सोच और शख्सियत पर गहरा असर डालती है। उन्होंने कहा कि माएं और खानदान के सरपरस्त अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। जब बच्चा रोए, परेशान हो या खाना ना खाए तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है। यह तरीका शुरू में आसान लगता है, लेकिन यकीनन यह बच्चे के लिए सबसे नुकसानदेह तरीकों में से एक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि बच्चे का पहला मदरसा मां की गोद होती है, जहां पर बच्चा तरबियत हासिल करता है या कुछ सीखता है। लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि आजकल हमारी माएं बहनें अपने बच्चों को पालने में बहुत गफलत बरतने लगी हैं। बच्चा अगर रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो तब भी उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और वो कुछ भी उसमें देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। आजकल ये भी सुना जा रहा है और देखा जा रहा है कि माएं बच्चा जब रोता है तो उनको ये कहकर चुप करती हैं कि चुप हो जा वरना अल्लाह की रहमत पकड़ लेगी। और ये कहते हुए वो ये सोचती हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यानी आप अल्लाह की रहमत से उससे डरा रही हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप इस्लाह की हकदार हैं, आपको अपनी इस्लाह करानी चाहिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तरबियत और अपने बच्चों की सही तरबियत करने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यातायात पुलिस द्वारा ओवर स्पीड वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई। 2 दिन में 225 वाहनों के चालान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके तहत विशेष सीसी टीम क्रिटिकल कॉरिडोर टीम का गठन किया गया है, जो सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को फर्स्ट एड उपलब्ध कराती है। साथ ही अन्य आवश्यक विधिक एवं मानवीय सहायता भी प्रदान करती है। यह टीम दुर्घटनाग्रस्त लोगों को त्वरित सहायता देकर गोल्डन आवर के महत्व को सुनिश्चित कर रही है। सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद में संचालित सभी बड़े वाहनों को उनके निर्धारित मार्ग पर ही चलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ओवर स्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों को रोकने हेतु कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत गुरुवार शाम 4 बजे यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में यातायात पुलिस के द्वारा 225 वाहनों के चालान किए गए हैं। देखिए, जनपद में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने की दृष्टिगत श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश के क्रम में यातायात पुलिस को उपलब्ध उपकरण स्पीड लेजर गन के माध्यम से हाईवे पर ओवर स्पीड के चालान किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लगभग पिछले 2 दिनों में 225 के आसपास चालान इस स्थान पर कर चुके हैं, जहाँ पे पिछले दिनों डंपर से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। और लगातार भी ये अभियान इसी प्रकार जारी रहेगा। और पूरे वर्ष में की बात करें तो यातायात में हमने लगभग 650 के आसपास स्पीड के चालान किए हैं और पूरे वर्ष में 2500 के आसपास ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? लोगों को हम जो है संचार के माध्यम से स्कूलों में लगभग 35,000 छात्रों को जागरूक किया था यातायात माह के दौरान। और ये तो एक अभियान था यातायात माह, लेकिन ये अभी रुकेगा नहीं और लगातार हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए अभियान भी लगातार जारी रहेगा। और जैसे सर्दी का समय बढ़ रहा है तो कोहरा भी पड़ेगा, इसी में अब रिफ्लेक्टर गन्ने के ट्रैक्टर ट्रोले भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर का अभियान भी यातायात पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है।